देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अनंतनाग में 48 घंटे से लगातार एनकाउंटर, गोलीबारी जारी, आतंकियों की तलाश में घेराबंदी। शहीद मेजर आशीष का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सेना में मेजर भाई ने दी मुखाग्नि, अंतिम यात्रा में हाथ जोड़े रही मां। लगातार जोर पकड़ रहा सनातन विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन विवाद। उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके के अन्य नेताओं पर एफआईआर की मांग। केरल में नेपाहा का एक और संक्रमित व्यक्ति मिला, लगातार बढ़ रहा ये संक्रमण। सोते वक्त बेटी की ट्रिपल मर्डर से दहला कौशाम्बी। और आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकारी अस्पताल से फेंकी गई एक्सपायर दवाइयां, जो एक्सपायर हो चुकी हैं, एक्सपायरी दवाइयों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज को दवाई न देकर स्टोर सजाने में डॉक्टर लगे रहते हैं और इसके बाद ये दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं। जुलाई 2023 की एक्सपायर दवाइयां कूड़े के ढेर में मिली हैं। एक्सपायर दवाइयां ग्रामीणों में अब चर्चा का विषय भी बनती जा रही हैं। सीएचसी में मरीजों को बाजार से ये दवाइयां लिखी जाती हैं। अस्पताल में रखी दवाइयां एक्सपायर होने पर कूड़े में फेंक दी जाती हैं। फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र के डबरी के पास से ये मामला सामने आ रहा है। तो फिलहाल लगातार जो दवाइयां मरीजों को लिखी जाती हैं और एक लंबा चौड़ा पर्चा बनाकर दे दिया जाता है बाहर से दवाइयों के लिए, जबकि दवाइयां अस्पताल में ही उपलब्ध होती हैं। बावजूद इसके ये दवाइयां मरीजों को नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं और यही वजह है कि ये दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं और इसके बाद इन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है और जला दिया जाता है। अगर इन दवाइयों की खपत यानी कि मरीजों को ये दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं तो इतने बड़े पैमाने में ये दवाइयां एक्सपायरी ना हो और ना ही कूड़े के ढेर में फेंकने की नौबत आए। तो सीएचसी में मरीजों को अस्पताल में रखी दवाइयां एक्सपायर हो जाने के बाद उन्हें कूड़े में फेंक दिया गया, कई बार जला दिया जाता है। फर्रुखाबाद से ये खबर सामने आ रही है, राजेपुर क्षेत्र से ये खबर सामने आ रही है। आपको सरकारी अस्पताल की क्या कुछ जो तस्वीर है वो बताने और दिखाने की कोशिश, क्योंकि लगातार सरकारी अस्पतालों में जब मरीजों का तांता लगता है और पर्चा बना कर दिया जाता है तो उन्हें दवाइयों के लिए जो पर्चा दिया जाता है वो बाहर से दवाइयां लाने के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो दवाइयां ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं ताकि उचित इलाज के लिए वो दवाइयां मरीजों को दी जा सकें, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वहां पर कई बार मरीजों को लिस्ट थमा दी जाती है कि आप बाहर से दवाइयां लेकर आइए, बजाय वहां की दवाइयां रिकमेंड करने की या देने के बजाय। और फिर एक वक्त के बाद सरकारी अस्पतालों की ये दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं और इन्हें कचरे के ढेर में जला दिया जाता है। इसी खबर पर संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां एक्सपायर हुई, लगभग कितनी तादाद में ये दवाइयां एक्सपायर हुई, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? यहाँ पे बड़ी संख्या में दवाइयां पाई गई जिसका वीडियो वायरल किया ग्रामीणों ने। जब मजबूरी होती है आदमी की, मरीज की जो दवाई जो है अस्पताल नहीं मिलती है, उन्हें बाहर दवाई लिखी जाती है। अब आलम यह है कि दवाइयां रख के एक्सपायर हो गई हैं, जरूरतमंदों को नहीं दी गई है। एक्सपायर होने के बाद उन्हें जिम्मेदारों ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। जी, क्या जिम्मेदारों से आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि अगर यही दवाइयां मरीजों को उपलब्ध करा दी जाती तो शायद ये नौबत ना आती कि इन्हें कूड़े के ढेर में फेंकना पड़ता?
ये बिल्कुल उनका कहना है कि एक्सपायर हो गई इसलिए फेंक दी नहीं है, लेकिन उनसे पूछा गया कि ये समय रहते हुए क्यों नहीं दी गई मरीजों को, तो सर उनका कोई जवाब नहीं था। जी, डॉक्टर्स और मरीजों की इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? मरीजों का कहना है कि हम लोग जब भी दवाई लेने आते हैं तो ज्यादा दवाई बाहर की लिखी जाती है, स्वास्थ्य विभाग से कोई दवाई उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग से दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाती ऋषि, इसीलिए ये दवाइयां कूड़े के ढेर में पड़ी नजर आती हैं। और ये मरीजों को जो दवाइयां रिकमेंड की जाती हैं या बाहर के लिए जो पर्चा बनाकर दिया जाता है, तो इससे बजट भी बिगड़ता है। जाहिर सी बात है, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों का जमावड़ा देखने को मिलता है और ऐसे में बजट बिगड़ता हुआ भी नजर आता है। तो इसको लेकर क्या कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कमीशन बना हुआ डॉक्टरों का मेडिकल स्टोर, अगर वो भारी दवाई नहीं लिखेंगे तो उनका कमीशन नहीं बनेगा। सरकारी दवा देंगे अगर मरीज को तो उन्हें कोई फायदा नहीं है, इसलिए कूड़े ढेर में फेंक दी जाती है दवाइयाँ। डॉक्टर अपने कमीशन के चक्कर में दवाइयों को मरीजों को नहीं देते हैं। बिल्कुल, अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? अभी तक सीएमओ से बात की जा रही है, यही हमेशा कहते हैं कि जांच कराइए, जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल सीएमओ से बात करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये कमीशन खोरी का जो खेल है ये मरीजों का बजट जरूर बिगाड़ कर रख देता है, क्योंकि लगातार जो दवाइयां हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं और जो स्वास्थ्य विभाग मुहैया कराता है दवाइयां, वो कूड़े के ढेर में पड़ी नजर आती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से आपको खबर बता दें, यूपी और बीजेपी से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। लखनऊ महानगर में आनंद द्विवेदी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बदलाव किया गया है यूपी स्तर पर। रायबरेली में बुद्धि लाल अपासी और सीतापुर में राजेश शुक्ला, लखीमपुर में सुनील सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया। हरदोई में अजीत बबन को, अंबेडकर में श्री मयंक तिवारी को और बाराबंकी में अरविंद मौर्य को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बदलाव किया गया है विधानसभा चुनाव से पहले और इसके बाद लोकसभा चुनाव है। बलरामपुर में प्रदीप सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बहराइच में ब्रजेश पांडे को और गोंडा में अमर किशोर कश्यप को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रावस्ती में उदय प्रकाश त्रिपाठी और अयोध्या महानगर में कमलेश श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। संजीव सिंह, उन्नाव में अवधेश कटिहार, गोरखपुर में महानगर में राजेश गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बदलाव किया गया है। गोरखपुर में जिला में युधिष्ठिर सिंह को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कबीर नगर में जगदम्बा लाल श्रीवास्तव और बस्ती में विवेकानंद मिश्र को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कन्हैया पासवान को महाराजगंज में जिला अध्यक्ष बनाया गया है। संजय पांडे को कई जिलों के जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। ये बदलाव किया गया है। देवरिया में भूपेंद्र सिंह, कुशीनगर में दुर्गेश राय को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी लिस्ट जारी की गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत से खबर आपको बता दें, वेदपाल उपाध्यक्ष बने, बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और पहले भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं वेदपाल। उपाध्याय सूरजपाल सिंह के स्थान पर वेदपाल को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। पहले सूरजपाल को ये जिम्मेदारी दी गई थी और अब इसमें भी बदलाव किया गया है। तो अध्यक्ष को लेकर दरअसल कई जनप्रतिनिधियों में खींचतान भी इस बात को लेकर, इस पद को लेकर चल रही थी कि किसको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर फिर एक बार भरोसा जताया है और इसी वजह से एक बार फिर से जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इससे पहले भी थे और एक बार फिर से ये बदलाव, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सूची भी जारी की है और सूची में 9वें स्थान पर बागपत के जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। तो बागपत वेदपाल उपाध्याय बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले भी जिलाध्यक्ष का पदभार ये संभाल चुके हैं वेदपाल उपाध्याय और एक बार फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और सूरजपाल सिंह के स्थान पर अब वेदपाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो दरअसल इस अध्यक्ष पद को लेकर जनप्रतिनिधियों में खींचतान जारी थी और इस खींचतान में अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है।
और इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है। लखनऊ के मल्लौर स्टेशन पर यह पत्थरबाजी लगातार ये तीसरी घटना सामने आ रही है। गोरखपुर से लखनऊ दरअसल ये वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही थी और इसी बीच एसी चेयर क्लास में अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी की एक बार फिर से ये घटना सामने आई। पैसेंजर्स में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यात्रियों ने घटना की शिकायत रेलवे से की है। आरपीएफ ने घटना की जांच के लिए टीमें गठित कर दी है। तो इससे पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी अराजक तत्वों द्वारा की जा चुकी है और अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन एक बार फिर से ये घटना दोहराती हुई नजर आ रही है। आरपीएफ ने घटना की जांच के लिए टीमें गठित कर दी है। तो फिलहाल जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस में एक बार फिर से अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। तो गोरखपुर से लखनऊ आ रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस और इसी बीच एसी चेयर क्लास में अराजक तत्वों ने ये पत्थरबाजी की है। और ऐसे आपको खबर बता दें, जनपद को एक नया बीजेपी जिलाध्यक्ष मिला है। भुवन प्रकाश गुप्ता को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ये बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिलाध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी है। जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के बीच एक खींचतान इस पद को लेकर देखने को मिल रही थी, भुवन प्रकाश गुप्ता को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे आपको खबर बता रहे हैं, जिलाध्यक्षों में बदलाव की सूची भी जारी कर दी गई है। भुवन प्रकाश गुप्ता को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह सूची जारी की है। तो उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों के पद को लेकर प्रतिनिधियों के बीच लगातार खींचतान का माहौल बना हुआ था और अब इस खींचतान में विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जिलाध्यक्षों के नाम की सूची जारी कर दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिला अध्यक्षों की यह सूची जारी की है। भुवन प्रकाश गुप्ता को बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते आगे, मेरठ से आपको खबर बता दें, बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की घोषणा। मेरठ में शिव कुमार राणा को जिले की कमान सौंपी गई है और सुरेश जैन ऋतुराज को महानगर की कमान सौंपी गई है। लंबे समय से फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी, चर्चाएं जोरों पर थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यह लिस्ट जारी कर इन नामों की घोषणा कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उनकी ये सूची अब सामने आ रही है। मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं, शिव कुमार राणा को जिले की कमान सौंपी गई है। तो सुरेश जैन ऋतुराज को महानगर की कमान सौंपी गई है। तो लंबे समय से फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर थी, चर्चाएं चल रही थी और अब इस चर्चा में विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की जो सूची सामने आई है, जिलाध्यक्षों को लेकर बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा पर मोहर लग गई है। मेरठ में शिव कुमार राणा को जिले की कमान जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंदौली से आपको खबर बता दें, चंदौली से बड़ी खबर, बंद सूटकेस में एक युवती का शव मिला है। अवस्था में संदिग्ध अवस्था में प्लास्टिक में बंधा मिला एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और शव इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बॉर्डर को लेकर उलझी रही चंदौली सोनभद्र पुलिस स्थलीय निरीक्षण के दौरान चंदौली जिले का मामला सामने आया है। हालांकि लगातार शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। चकरघट्टा के धन कुंवारी गांव के जंगल का ये मामला बताया जा रहा है।
बढ़ते आगे बागपत से आपको खबर बता दें। बागपत से खबर सामने आ रही है। दबंगों ने मजदूर की पिटाई कर दी। मजदूर के पैसे मांगने पर ये पिटाई की गई है। मजदूर को जंगल में छोड़कर दबंग मौके से फरार हो गए। परिजनों ने घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल युवक के शरीर में पिटाई के निशान भी नजर आए। पिटाई से घायल मजदूर की फोटो हुई वायरल। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोघट थाना क्षेत्र के नगला कनवाड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल इस मजदूर का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने अपने मजदूरी के पैसे मांगे और मजदूरी के पैसे मांगना इस शख्स को भारी पड़ गया और इसी के चलते दबंगों ने इसकी पिटाई कर दी। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। रुक करते हैं अगली खबर का। नालंदा से खबर आपको बता दें, नवनिर्मित प्रखंड संचल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 18 करोड़ 75 लाख की लागत से यह कार्यालय बनाया गया है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। सांसद एमएलसी, बीडीओ, सीओ भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो इसकी लागत 18 करोड़ 75 लाख है। इतनी लागत से इसे बनाया गया है। तो सांसद, एमएलसी, बीडीओ, सीओ भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस उद्घाटन के इस मौके पर नालंदा से आपको खबर बता रहे हैं, नवनिर्मित प्रखंड संचल का उद्घाटन किया गया। करीब 18 करोड़ 75 लाख की लागत से इसे बनाया गया है। इस कार्यालय को बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उद्घाटन किया। तो सांसद, एमएलसी, बीडीओ, सीओ भी इस बीच मौजूद रहे। बढ़ते आगे खबर यमुनानगर से है, जहां पर स्टेट विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। स्टेट विजिलेंस की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी से 10,000 बरामद किए गए। पटवारी को विजिलेंस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज पटवारी है राहुल, इसको गिरफ्तार किया है। कहाँ से गिरफ्तार? बड़े कार्यालय में बुलाया था, उसको पूछताछ की, सबूत काबिल पर 3,000 गिरफ्तार किया, 1,000 में रिश्वत कैसे बरामद किए और अब इसको केस कर दिया, कोर्ट में जेल में छोड़ जा रहे हैं। तो इनको पहले जो सहायक को गिरफ्तार किया गया था उसी मैटर में वो 8,000 में रेड हैंडेड था। तो उसी केस से जुड़ा हुआ मैटर है अलग जुड़ा मैटर है। अच्छा, अब 1,000 के रेड हैंडेड के साथ गिरफ्तार किया है। रेड हैंडेड नहीं, अब अच्छा, अब तो सिर्फ रिकवरी 2,000 पहले लिए थे, उसमें से 1,000 रिकवर कराया, बाकी 1,000 रुपये सर दिए। खबर यमुनानगर से है, जहां पर चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलता का पूरा देश जश्न मना रहा है और इसी को लेकर वीरवार को नगर निगम कार्यक्रम में सदन की विशेष बैठक बुलाई गई। मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई ये बैठक और इस विशेष बैठक में नगर निगम सदन ने सर्वसम्मति से चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया और मेयर मदन चौहान व सभी पार्षदों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में देश का तिरंगा फहराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया। मौके पर उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, उप निगम आयुक्त डॉक्टर विजय पाल यादव, अधीक्षण अभियंता हेमंत कुमार, सीनियर अकाउंट ऑफिसर अनिल कुमार, कार्यालय अधीक्षक धर्मवीर, सीएसआई हरजीत सिंह और सुनील दत्त, देवतिया आदि लोग मौजूद रहे। इस देश के अंदर 4 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं जिन पे देश का सफल चंद्रयान का जो ये किया है वो बहुत ही गौरव का विषय है।
रुक करते हैं फरीदाबाद का, जहां पर टीडीपी विभाग की तरफ से केली बाईपास के पास अवैध इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। और इस मौके पर टीडीपी विभाग के अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस महीने में 6 जगह तोड़फोड़ की कार्रवाई की जानी है। साथ ही फरीदाबाद के सभी जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको तोड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अवैध कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक कॉलोनियों का, पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी। लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है, वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को 1 एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमने सारे हरियाणा में लागू किया है। ये कैल गांव में लगता है इसका मेन एरिया जो है इस साइड का, और ये गोल्डन गैलेक्सी है होटल अपना, इसके पीछे साइड में पड़ती है। लगभग 15 एकड़ में विकसित की जा रही है, 15 एकड़ में विकसित की जा रही है। तो यहीं पर नोटिस वगैरह देकर प्रॉपर कार्रवाई करते हैं। सरकार की हिदायत है कि अभी 1/7/2022 के बाद कोई कॉलोनी डेवलप नहीं होने देगा, क्योंकि 1/7/22 को हमारी नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि कॉलोनियाँ रेगुलराइज कर रहे हैं। खबर इंद्री से है, जहां एक युवक का शव बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 13 सितंबर की देर रात को गांव खुर्दबन का रहने वाला एक युवक धनोरा जागीर की रहने वाली एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी और पुलिस ने युवक की बाइक धनोरा के पास से बरामद की। शव मिल चुका है, लेकिन युवती का अभी तक कोई पता नहीं चला। बाइक से ही लड़का और लड़की के मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। से 10 किलोमीटर दूर, और ये नराड़ा सुनने में, देखने में भी याद लिया है बार बार, मतलब ये लड़का मार के और गिराया गया इसमें नहर में। और प्रचार सरपंच के साथ के पास जो है ना फोन भी आ लिए हैं भी हमारे का कंप्रोमाइज करा दे, कंप्रोमाइज करा दे। यदि कंप्रोमाइज का क्या अर्थ रह जाता है? यदि यदि नहीं किया होता, ये कसूर अपराध नहीं किया होता, तो उन्होंने बार बार फोन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं अम्बेडकर सामाजिक चेतना मंच का अध्यक्ष मास्टर ईश्वर सिंह। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं अभी इनकी अरेस्ट होना चाहिए पहले ही। मामला सर, परसों 12:30 बजे के पास मेरी कॉल आई भी आपके यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है और आपके लड़का भी साथ में। तो हम 12:30 बजे यहाँ देखे तो हमारे गांव के एक लड़का और लड़की के जो मतलब फादर थे, उसके कौ चच्चे, 2 मम्मी, 2-3 कारें खड़ी थी वहाँ। तो हमने देखा वहाँ भी मोटरसाइकिल तो हमारी है, तो मोटरसाइकिल की डिग्गी में 2 फोन है। खबर है यमुनानगर से है, जहां पर आशा वर्कर्स की हड़ताल 38 दिन में प्रवेश कर गई। जिला प्रधान नेहरू बाला और संचालन जिला सचिव राजेश ने किया है। हड़ताल से C2 के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार त्यागी, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव गुलशन भारद्वाज, आंगनबाड़ी कैशियर रोशन लाल ने आशा वर्कर्स की मांगों को अपना समर्थन दिया है। आज सभी ब्लॉकों ने अनाज मंडी जगाधरी में भी प्रदर्शन किया। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। के न्यूज़ खबरों का सारथी।
देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जबलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड में ठेकेदार मनीष गुप्ता द्वारा 8 माह से सड़क व नाली का कार्य कराया जा रहा है। उक्त कार्य की प्रगति ना के बराबर है एवं कार्य भी गुणवत्ताहीन किया जा रहा है। इस स्तर पर नाली निर्माण किया जा रहा है, नाली भी तिरछी जा रही। नाली के कार्य में बगैर लेवलिंग किए एवं 10 मिलीमीटर लोहे की जगह केवल 8 मिलीमीटर की ही लोहे का काम कराया जा रहा है। लोहा ड्राइंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं डाला गया, जिसकी जानकारी उप मंत्री व संभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। स्वयं के द्वारा स्थल निरीक्षण कराया गया, इसके बाद भी उक्त कार्य में कोई सुधार नहीं किया गया। ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण आगे भी किया जा रहा था। आपसे निवेदन है कि उक्त कार्य को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। आज की उसकी नाली की स्थिति देखिए, अभी नाली का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है और नाली की स्थितियां जो हैं, नाली की स्थितियां इस पोजीशन था कि हमारे यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में रोड और नाली का कार्य का टेंडर किया गया था, जिसका वर्क ऑर्डर मनीष गुप्ता ठेकेदार को मिला था जनवरी 2023 12 तारीख को। और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो इतना भ्रष्टाचार में काम किया जा रहा है, जिसकी मैं शिकायत पूरे अधिकारियों को कर चुका हूँ। पूर्व में भी माननीय कमिश्नर साहब को कर चुका हूँ, इंजीनियर को कर चुका हूँ और संभागीय अधिकारी को भी कर चुका हूँ, पर आज दिनांक तक उसके ऊपर ना ही कोई कार्रवाई हुई और ना ही उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया गया। आज की उसकी नाली की स्थिति देखिए, अभी नाली का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है और नाली की स्थितियां जो हैं, नाली की स्थितियां इस पोजीशन में हो गई हैं। खबर इंदौर से है, जहां पर दिग्विजय आइडिया मल्टी में गांजा बेचने वाली महिलाओं का विरोध करने पर लोगों पर गोली चल गई। पुलिस को शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान में लिया। देर रात सर्चिंग अभियान चलाकर नशा बेचने वाली दोनों महिलाओं सहित गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। कल देर रात द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में विदुर नगर के पास में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वहां पर किसी विवाद के चलते फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से थाने में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। इसमें से अभी फिलहाल एक आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया है, जो श्रद्धा सबूरी नगर का रहने वाला है। इसके साथ में अन्य 3-4 लड़के और के नाम बताए गए हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि कल दिनांक को ये सारे लोग वहाँ पर गांजा लेने के लिए गए थे, जहाँ पर जो एक महिला है जिसके द्वारा बेचा जाता था, वहाँ पर गांजा ना मिलने के उपरांत में इनका विवाद हुआ, जिसके बाद में इनके द्वारा विवाद के चलते दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करी गई थी। इसमें इनको गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में जल्द ही गौरी गणपति उत्सव शुरू होने वाला है। इसके लिए सरकार ने राज्य में गरीबों के खुशी का राशन देने का फैसला किया था। इसके मुताबिक हर जिले में राशन की दुकानों तक खुशी का राशन पहुंच गया और इसका वितरण शुरू हो गया है। गणेशोत्सव त्योहार की वजह से लाखों गरीबों को राहत मिली। खुशी का राशन के भोजन में 1-1 किलो सूजी, चना दाल, चीनी, खाना पकाने का तेल शामिल है। इससे ग्राहकों में खुशी है और राशन दुकानदारों की ओर से सभी को खुशी का राशन किट दिया जा रहा है। कबीरधाम जिले में भारी बारिश होने की वजह से रामनगर वार्ड क्रमांक 1 शिवाजी कॉलोनी में पानी घरों में घुस गया, जिससे वार्ड वासियों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत कई महीनों से वार्ड वासी नगर पालिका को आवेदन दिया गया, मगर इसमें कोई निराकरण नहीं किया गया है। जैसे स्कूली बच्चों का आना जाना, स्कूली बसों का आना जाना दुर्घटना को होने की संभावना दिख रहा है। अगर कोई बड़ी अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
जिले के प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह एवं गुहाराम बारिक को स्टार व कैप लगाकर सहायक उप के पद पर वही पुलिस अधीक्षक बेमेतरा भावना गुप्ता द्वारा पदोन्नत हुए सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह एवं गुहाराम बारिक पदोन्नति के साथ पदोन्नत हुए। सहायक उप निरीक्षक के उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हुई है। इससे उत्तरदायित्व के अनुरूप अपनी दक्षता एवं निष्ठा का पूरी ईमानदारी से उपयोग करते हुए समाज में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अतः पुलिस अधीक्षक बेमेतरा पंकज पटेल द्वारा भी पदोन्नति प्राप्त सहायक उप निरीक्षक को शुभकामनाएं देते हुए बेमेतरा जिले की पुलिसिंग एवं आने वाली परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर कार्य कराने हेतु बताया गया है। साथ ही पदोन्नत हुए सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह को थाना चंदू एवं गुहाराम बारिक को पुलिस चौकी खड़सरा में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत पदस्थ किया गया। जिले से कुछ प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह जो कोतवाली में पदस्थ हैं, इसके अलावा एक प्रधान आरक्षक गुहाराम बारिक जो देवर विजय चौकी में पदस्थ है। दोनों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया विभाग स्तर पे। तो कल इनको पदोन्नति उपरांत इनको जो है पाइपिंग सेरेमनी इनको स्टार पुलिस अधीक्षक मैडम और मेरे द्वारा इनको स्टार लगाकर इनको पदोन्नति हेतु इनको बधाई दिया गया और इनकी अब एएसआई बनने के बाद नई पदस्थापना जल्द जारी की जाएगी। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जुलाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पूरे भारत से बच्चों को नासा के वैज्ञानिक ने प्रतिनिधित्व किया, अपने विचारों को रखा। जिसके बाद उनमें से बच्चों को चयनित कर नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर बद्रुल्का से चर्चा का मौका मिला और जिसमें देश में लाखों की संख्या में बच्चों ने अपने मॉडल भेजे। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से भी बच्चों ने अपने मॉडल भेजे। उन सभी बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों को चुना गया है, जिसमें से सुकमा के छनगढ़ आत्मानंद हाई स्कूल के छात्र प्रफुल्ल का चयन हुआ जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रफुल्ल ने डॉक्टर बद्रुल्का से चर्चा की और चांद के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में पूरे देश में 12 बच्चों ने हिस्सा लिया। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मैं इस क्षेत्र में जाना चाहूँ तो मुझे किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए मैम? सड़क सुरक्षा सह जागरूकता अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की एनएसएस एवं अन्य छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानाचार्य बसंती अधिकारी ने रैली को रवाना किया। एनएसएस प्रभारी हेमा रानी के नेतृत्व में निकाली गई रैली के दौरान छात्रों द्वारा हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वाहन को ध्यानपूर्वक चलाने जैसे नारे लगाए गए। ये रैली कॉलेज से मुख्य बाजार में घूमते हुए कॉलेज पहुंची जहाँ रैली का समापन हुआ। खबर रुड़की से है, जहां पर रोटरी क्लब की ओर से दिसंबर माह में नगर में कृत्रिम अंग लगाए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। संस्था की ओर से आवेदक मांगे गए हैं जिसके आधार पर उनके अंगों को तैयार कर शिविर में उन्हें लगाया जाएगा। सिविल लाइंस में आयोजित पत्रकार वार्ता में रोटेरियन सचिन गुप्ता ने बताया कि दिसंबर में रुड़की में एक कृत्रिम अंग लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके शिविर के लिए चिकित्सकों की टीम जयपुर से आएगी और सभी मरीजों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाएगी। अभी हमने पोलियो के ऊपर जीत करी, पोलियो फ्री सक्षम बना के भेजेंगे कि वो अपना खाना खुद खा लेंगे, जिस हाथ से वो खाना नहीं खा पा रहे। एक्चुअली में रोटरी क्लब रुड़की द्वारा आप लोगों को बुलाया गया था। आप लोगों की मदद हमें चाहिए। आपके माध्यम से हम जन जन तक एक अपनी जो कॉज हम करने जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल लिम्स का है। आर्टिफिशियल लिम्स का मतलब है कि किसी व्यक्ति का किसी भी उसका हाथ नहीं है या पैर नहीं है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आर्टिफिशियल हाथ या आर्टिफिशियल लेग जो हैं वो लगवा कर देंगे। इसके लिए हमारी जयपुर से डॉक्टर्स का टीम का पैनल आएगा। पहले वो उनका नाप लेगा प्रॉपर जो उनको लगाना है, तो उसके बाद सेकंड उसमें जो है वो आकर उन लोगों को आर्टिफिशियल हैंड और ये आर्टिफिशियल लेग उनको हम लगा कर देंगे। खबर हल्द्वानी से। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी में सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट विश्वास सिंह सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत मामले में जांच करेगी। यदि विभाग दोषी पाया गया तो मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। तो ये अभी वर्तमान में जो सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन या बहुत ऐसी सिचुएशन नहीं है कि
प्लेटलेट्स की कोई कमी हो या ब्लड की कोई कमी हो, या पिछले दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है। उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो उसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी है इसमें यह अवगत कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट, सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है पैचवर्क प्रोग्राम की। जो 25 तारीख को टेंडर खुलने हैं, उसके बाद गड्ढा मुक्ति का जो पैच रिपेयर का जो अभियान है सड़कों पर वो शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वही बैठक समापन के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम सभी ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह इससे पहले हरिद्वार के एसएसपी थे। अजय सिंह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वही आईपीएस बनने के बाद उन्हें पहरा जोला रुद्रप्रयाग मिला था। इसके बाद वो पुलिस मुख्यालय में एसपी कॉमिक और इसके बाद 2020 में एसएसपी एसटीएफ वही भी बनाए गए थे। और जिससे कि उसका नाम ना हो। बेसिकली देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है। वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी। और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो उस संबंध में भी उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी जिसमें उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी। तीसरा, मैं मानता हूँ कि जो प्राथमिकता में होनी चाहिए वो स्ट्रीट क्राइम है, चूँकि जो हमारे शहर में स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो, चेन स्नैचिंग हो या अन्य तरह की स्नैचिंग हो, या शहर में सरेआम झगड़े हो जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के बीच में हो जाते हैं या अन्य कारणों से लोगों में होते हैं, इस तरह के स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाना भी प्राथमिकता होगी। खबर गाजियाबाद से, जहां इंदिरापुरम क्षेत्र के मनकपुर में तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ। मनकपुर में एक मंदिर के पास आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला व एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वही 3 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, हिंदूवादी संगठन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने किया है प्रदर्शन। पाकिस्तान के लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने किया प्रदर्शन। आगरा से खबर, हिंदूवादी संगठन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर गंगा में आई बाढ़ खत्म हुए 14 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कटी सड़कों की मरम्मत शुरू नहीं की गई, जिससे बाढ़ प्रभावित गांवों में मुख्यमंत्री के निर्देश आदेश जो है वो बेअसर साबित हो रहे हैं। तहसील क्षेत्र की 47 सड़कें कटी है। गंगा में आई भयानक बाढ़ से करीब 1.5 माह तक सड़कों पर बहता रहा, जिससे जिले में करीब 84 सड़कें कट गई हैं। लोक निर्माण विभाग
कि लगभग 84 सड़कें खराब हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ अतिवृष्टि से हुई हैं, कुछ बाढ़ से हुई हैं। उनको सबको ठीक करने के लिए 1375 लाख का हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी है। शीघ्र इसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो कार्य कराया जाएगा। यहाँ से 26 किलोमीटर तक रोड पे पानी पानी है। इसमें 2-3 जगह रोड ऐसा कटा है जहाँ पर कमर कमर पानी है। गाड़ियाँ से लोग निकालते हैं लेकिन गिर जाते हैं, बच्चे डूब जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। ना तो कोई विधायक आता है, ना तो हम लोगों को कोई सरकार की तरफ से लाभ मिला है, ना तो कोई प्रधान हमारी सुन रहा है। हमारी कोई सेवा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। फर्रुखाबाद के एक निजी अस्पताल की गुंडाई देखने को मिली। बच्चे के इलाज का बकाया बिल न दे पाने पर अस्पताल प्रबंधन ने शब्द नहीं दिया। परिवार के लोग घंटों हंगामा करते रहे क्योंकि अस्पताल अपना दल के विधायक के पति का है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई करने से बच रही है। सूचना के बावजूद पुलिस भी शांत रही। देर रात रुपए देने के बाद ही परिजनों को उत्साह मिला है। सारा परिजन अस्पताल के अंदर और बाहर रोते लगते रहे। अपना दल के विधायक के पति के नर्सिंग होम में रुपए के लिए अमानवीय व्यवहार किया गया, जबकि केंद्र प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज की योजनाएं चला रही। परसों से दो हमने पैसे 2 दिन हुए। पहले बार के हमने पैसे निपटारे कर दिया। एक रात हो गई है तो हमने और पैसे देने को 5,000 8,000 देने कह रहे हैं। मैडम साहब मान नहीं रही है। हाथ जोड़ रहे, 5 छोरे पुलिस में अस्पताल में हम रोज चिल्ला रहे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितना बड़ा बच्चा था? 1 महीने का। क्या बीमारी हो गई थी? बुखार आया खाली। कब एडमिट किया था? हाँ, बुखार आया खाली। एक रात बुखार आया, बुखार की भर्ती करी है। तो क्या वो बच्चा खत्म हो गया? खत्म हो गया। कब हुआ खत्म? लोगों ने हम देखने को गया, हमें देखने भी नहीं दिया, ऊपर चढ़ने भी नहीं दिया। इन लोगों ने हमें ऊपर से भजाया। हमें यहाँ पर अस्पताल में सुबह के रो रहे हैं, कल के भूखे प्यासे पड़े। हम यहाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या सुनवाई नहीं हो रही? आप क्या सुनवाई नहीं हो रही? हमारा बच्चा नहीं दे रहे, हम रोज चिल्ला रहे हैं। बच्चे की डेड बॉडी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के हररायपुर में एक सनसनी फैला देने वाली वारदात सामने आई। यहां 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों के पिता, बेटी और दामाद शामिल है। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वहीं 3 लोगों की हत्या के बाद कई घरों में आग भी लगाई गई। बवाल की आशंका पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। हत्या के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस भीड़ को नहीं कंट्रोल कर पा रही है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घरों में आगजनी भी की। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और मामले को कंट्रोल करने में जुट गया। ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी। यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का। घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है। हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। खबर हमीरपुर से, जहां पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले के कंपोजिट स्कूल बख्शा में अंदर विद्युत विभाग द्वारा विद्यालय के ग्राउंड में हाई टेंशन लाइन का ट्रांसफार्मर लगाया गया। अध्यापक और यहां पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के खांभों और सपोर्ट तारों में करंट आता रहता है, जिससे कभी भी विद्यालय के अंदर बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल आने वाले बच्चों को हर वक्त हाई टेंशन लाइन के ट्रांसफार्मर से करंट लगने का खतरा बना रहता है। क्या दिक्कत आती है हम लोग को यहाँ खेलने में? सर हम जब इधर पर खेलते हैं तो नहीं ये इसका डर रहता है कि करंट उतारा अगर कोई दिक्कत ना हो रहा है, इसलिए हम लोग खेलने में भी डर रहता है। बारिश का समय आ रहा है, इसलिए करंट को लेकर बहुत दिक्कत पड़ रही है। बहुत इसको लेकर बहुत बड़ी समस्या है। कभी हमको करंट आ जाता है, तार टूट जाता है, बच्चों को देखना पड़ता है, भोजन करने में, बच्चों को खेलने में, तमाम तरह की। और इसकी शिकायत भी हम कर चुके हैं। किस विभाग से शिकायत की? विद्युत विभाग से आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? लगभग कब की बार शिकायत कर चुके हैं? इनको रिसीव भी कराया। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला ना। अब 2 साल हो गए कि कोई नहीं कुछ सुन रहा है। अगर इस विद्यालय में कोई हादसा होता है बच्चों के साथ तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग जाने, हम क्या मतलब।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बीती रात पुलिस और शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी मौका देखकर फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। अभियुक्त एवं वारंटी राहुल विश्वकर्मा पुत्र शिव कुमार विश्वकर्मा, जो कि पिपली का रहने वाला है, इसके संबंध में आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यह आमघाट पुल के पास अपने साथी के साथ किसी लूट की घटना को अंजाम देने वाला है। इस संबंध में पुलिस पार्टी द्वारा उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। जब पुलिस पार्टी पहुंची तो अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिससे जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है, जो उपचार है, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। बॉर्डर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।